अच्छा, जो हम बात कर रहे थे सेलुलर अडाप्टेशन की, तो इसके अंदर हमने हाइपर ट्रॉफी और हाइपरप्लासिया की बात कर ली। अब ये सेलुलर अडाप्टेशन की जो है वो फाइल नंबर 2 है, जिसके अंदर हम ए ट्रॉफी की बात करते हैं। ए ट्रॉफी बेसिकली क्या है, अभी तक हमने बात की थी जिसके अंदर हाइपरप्लासिया या हाइपर ट्रॉफी, जिसके अंदर सेल नंबर ज्यादा हो रहे थे, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। ए ट्रॉफी इज सेल वॉल्यूम कम कर जाना, ठीक है। पार्शल या कंप्लीटली जो एक पार्ट ऑफ बॉडी है उसका वेस्ट आउट कर देना। वेस्टिंग आउट से मुराद है कि उसका खत्म हो जाना, या उसका उसका साइज में, उसके नंबर में साइज में बेसिकली कमी आ जाना, वो कहलाता है वेस्टिंग। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि म्यूटेशन है जिसके अंदर जीन, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को बनाने के लिए जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, अगर वो जीन खराब हो गया तो इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बनेगा या प्रॉपर नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से उसका साइज कम होगा, जिसको हम कहेंगे एट्रोफी कंडीशन। नॉरिशमेंट पुअर पुअर है, तो अगर न्यूट्रेंट अवेलेबल नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई अगर उस एक स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ ओके नहीं है, तो इसकी वजह से न्यूट्रेंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एट्रोफी होगी। लॉस ऑफ हार्मोनल सपोर्ट, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को हार्मोन्स चाहिए होते हैं फॉर देयर ग्रोथ, जैसे कि यूटेरस है, उसने भी हार्मोन्स की प्रेजेंस में ग्रो करना होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन होते हैं डिफरेंट बॉडी के अंदर, जो कि ग्रोथ करवा देते हैं सेल्स की, अगर वो नहीं है तो भी एट्रोफी होगी। अगर नर्व सप्लाई जो लॉस हो जाए, नर्व सप्लाई से मुराद है कि नर्व सिग्नलिंग कम्युनिकेशन अगर किसी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन से लॉस हो जाती है, तो उस केस में भी प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सेल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सेल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा पाएंगी। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अपोप्टोसिस ऑफ द सेल, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ बहुत ज्यादा हो जाए। डिसयूज और लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर कोई मसल काम में नहीं लाया जाता या आप वेले बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से भी ये ट्रॉफी होती है, क्योंकि मसल जो है वो अगर फ्री होता है, अगर कोई मसल काम नहीं कर रहा, तो वो ए ट्रॉफी की कंडीशन की तरफ जाता है, वो अपना मैस लॉस करना शुरू कर देता है। या कोई ऐसी बीमारी हो जाना जो कि टिश्यू इंट्रिंसिक हो। इंट्रिंसिक टू टिश्यू से मुराद है कि उस टिश्यू के अंदर ही हो, ऐसे नहीं है कि ओवरऑल एक बीमारी है उसकी वजह से एक टिश्यू जो है वो ए ट्रॉफी कंडीशन में जा रहा है। इससे मुराद ये है कि जो टिश्यू है, जैसे हार्ट का कोई टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर ही कोई ऐसी बीमारी होगी जो उस टिश्यू को खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। इंट्रिंसिक डिजीज, इंट्रिंसिक टू टिश्यू, टिश्यू के अंदर कोई बीमारी, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिस, हार्मोन एंड नर्व इनपुट दैट मेंटेन एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट आर सेड टू हैव ट्रॉपिक इफेक्ट। वो कहता है कि मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर अगर बात करते हो तो हार्मोन और नर्व इनपुट, जो एक हार्मोनल सिग्नलिंग है और जो नर्व सिग्नलिंग है, वही एक ऑर्गन को जो है ना वो या बॉडी पार्ट को मेंटेन करती हैं। एंड दे हैव सेड टू हैव ट्रॉपिक इफेक्ट। ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? ए ट्रॉफी का मतलब है ग्रोथ का रुक जाना, तो ट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब है ग्रोथ करवाना। तो ये जो हार्मोनल और नर्व इंपुट है, बेसिकली ये ग्रोथ करवाते हैं। अ डिमिनिश्ड मस्कुलर ट्रॉफिक कंडीशन इज डेजिग्नेटेड एज ए ट्रॉफी। लेकिन अगर यही मस्कुलर ट्रॉफिक कंडीशन, ये मस्कुलर जो ग्रोथ एबिलिटी है, अगर ये डिमिनिश हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी द रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल, ऑर्गन और टिश्यू आफ्टर अटेनिंग इट्स नॉर्मल मेच्योर ग्रोथ। वो कहता है कि ए ट्रॉफी क्या है, कि एक मेच्योर सेल है, मेच्योर ग्रो हो चुका है, अब उसके अंदर जो है रिडक्शन आ जाए, उसके साइज के अंदर, उसके जो है सेल के ऑर्गन के या टिश्यू के साइज के अंदर रिडक्शन आ जाए, उसको एट्रोफी कहेंगे। इसके कंट्रास्ट में हाइपो प्लासिया जो था वो था रिडक्शन इन द साइज ऑफ अ सेल, ऑर्गन और टिश्यू डेट हैज नॉट अटेन्ड नॉर्मल मेच्योरिटी। जो हाइपोप्लासिया है वो क्या है, कि वो साइज की रिडक्शन जो कि अभी मेच्योर नहीं हुआ था, वो इमेच्योर सेल था, अभी बन रहा था सेल और उसकी वापसी हो गई, ठीक है, साइज उसकी कम होना शुरू हो गया, दैट इज हाइपोप्लासिया। एक मेच्योर सेल था, ग्रोन अप सेल था, और उसके अंदर इस किस्म की जो है वो एट्रोफी हो जाएगी, तो उसको आप मतलब उसके अंदर अगर सेल साइज रिडक्शन होगी तो वो एट्रोफी कहलाएगा। डिक्रीज इन साइज और अमाउंट ऑफ सेल समझ आ जाती है। बाद रिग्रेसिव चेंज यूजुअली कॉज बाय ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस इंजरी। रिग्रेसिव चेंज से मुराद है बहुत सीवियर चेंज है। ग्रेजुअल या कॉन्टिन्यूस दोनों इसके कॉज हो सकते हैं। कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिन्यूस इंजरी चल रही थी, ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन कॉन्टिन्यूस इंजरी, ठीक है। जो कि इसकी एट्रोफिक कंडीशन हो सकती है। सम कॉज एंड एग्जांपल ऑफ एट्रोफी आर डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई, अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई ही ओके नहीं है तो वो भी इसका कॉज है, जिसके अंदर फर्ज कर लो, मतलब फॉर एग्जांपल स्टारवेशन है, भूख की कंडीशन है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही, तो भी न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। स्टारवेशन है, खाया ही नहीं, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई है, खाया तो है लेकिन उस पार्ट तक नहीं पहुंचा। लिवर एट्रोफी भी हो सकता है, जो कि डिक्रीज ब्लड फ्लो की तरफ की वजह से, यानी कि ब्लड फ्लो की पोर्टल वेन की तरह वजह से जो ब्लड लिवर की तरफ जाना था वो नहीं जाएगा, तो प्रॉपर नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से लिवर एट्रोफी हो सकती है। ये कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है। उसके अलावा डिक्रीज वर्कलोड, ये भी एक कॉज है। जिस तरह ये स्पेसिफिकली मसल फाइबर के अंदर होता है, कि जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता उनके मसल क्या होते हैं, लॉस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपने एक नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। और जो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनके अंदर क्या होती है,
हाइपरट्रॉफी होती है, जो कि हम लास्ट फाइल के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। डिसयूज है कि मसल इन द लिम्ब इन अ कास्ट एट्रोफी, के ये भी कि अगर आप प्रॉपरली इसको यूज या रॉन्ग यूज कर रहे हैं किसी एक मसल को तो भी। डी नर्वेशन, अगर किसी एक बॉडी पार्ट या एक ऑर्गन की तरफ नर्व, जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व बेसिकली ब्रेन और एक ऑर्गन के दरमियान कनेक्ट होती है। ब्रेन सिग्नल करता है, मोटर नर्व के थ्रू वो उस सिग्नल उस पार्ट की तरफ जाता है और वो काम होता है, वो ऑर्गन काम करता है। तो अगर उसको सिग्नलिंग नहीं मिल रही, तो वो मोटर न्यूरॉन से अगर सिग्नलिंग नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो फाइनल ऑर्गन जो है वो काम अपना नहीं करेगा, जिसकी वजह से एट्रोफी हो जाएगी। प्रेशर है, एट्रोफी डीजनरेशन नेक्रोसिस अकर एडजेसेंट टू ट्यूमर। वो कहता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, इनके इर्द गिर्द तीन चीजें हो रही होती हैं। डीजनरेशन, नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ, और एट्रोफी, ये तीनों चीजें जो हैं वो ट्यूमर्स के इर्द गिर्द हो रही होती हैं। तो यानी कि ट्यूमर की वजह से जो इर्द गिर्द के सेल को नुकसानात हो रहे होते हैं, उनमें एट्रोफी एक है। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, एट्रोफी ऑफ द जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल फॉलोज प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी। तो इसके अंदर कहता है कि एड्रिनल एक ग्लैंड है, उसका एक पार्ट होता है जोना फेसिक्यूलेटा। एड्रिनल का एक ग्लैंड है जोना फेसिक्यूलेटा। अगर आप किसी एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी है, स्टेरॉयड मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन के अंदर स्टेरॉयड होता है, तो अगर कोई बंदा जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल कर रहा है, स्टेरॉयड, तो उसके जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर जोना फेसिकुलेटा के अंदर एट्रोफी हो जाती है। सेनिलिटी है, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है डिफरेंट रीजन है। इन्वोल्यूशन है। अच्छा, सेनिलिटी मैं देख लेता हूँ क्या होता है। द कंडीशन ऑफ बीइंग सेनाइल। पुअर मेंटल एबिलिटी, वही पुअर मेंटल एबिलिटी या पुअर कनेक्शन, पुअर डिसीजन मेकिंग। एक आप ब्रेन का जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जो है वो कनेक्शन ठीक नहीं है, उसके अंदर भी आ सकता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, अभी तक हम कंडीशंस की बात कर रहे थे। डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि एट्रोफी की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे कि इन्वोल्यूशन। ठीक है, इन्वोल्यूशन होता है कि एग्स की प्रोडक्शन रुक जाना। थाइमस इन्वोल्यूट with age and many tissue become smaller because of senile involution. सॉरी, सेनिलिटी बेसिकली जो है ना, वो है जो एज से रिलेटेड होता है। सॉरी, जो एज से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं सेनिलिटी। ठीक है, तो एज रिलेटेड, तो एज रिलेटेड, एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो कम्युनिकेशन है, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, वो वीक हो रहे होते हैं। एक पूरा नर्व सिस्टम वीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से भी एट्रोफी हो सकती है, और वैसे भी मसल ग्रोथ नहीं हो रही होती तो एट्रोफी हो जाती है। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर इन्वोल्यूशन आ गया, उसके अंदर भी एट्रोफी होती है। थाइमस इन्वॉल्यूट विद एज एंड मेनी टिश्यू बिकम स्मॉलर बिकॉज ऑफ फिनाइल इन्वोल्यूशन। थाइमस एक ग्लैंड है, वो भी वक्त के साथ साथ, जब से जैसे एज बढ़ती जाती है, अब एज के साथ साथ उसके अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है, उसके साइज के अंदर कमी आ रही है ड्यू टू एज। तो इसको, ये जो एज से रिलेटेड चीजें होती है, इसको कहते हैं सेनेलिटी। यूटेरस इन्वॉल्व इन्वोल्यूट आफ्टर पर्चुरेशन। अब जो यूटेरस होता है वो भी इन्वोल्यूट करता है, मतलब उसके जो साइज है उसके अंदर भी क्या आती है, कमी आती है। उसके साइज, वो अपनी जो ओवरऑल उसका एक बल्क है उसको कम करता है आफ्टर पार्चुरेशन। बेसिकली पार्चुरेशन कहते हैं चाइल्ड बर्थ को। ठीक है, तो जैसे ही बर्थ हो जाती है, अब बर्थ से पहले यूटेरस थिकन हुआ हुआ है, वो भारी है, वो स्ट्रांग है टू होल्ड द बेबी। जब हो जाता है बेबी, बर्थ हो जाती है, तो उसके बाद यूटेरस जो है वो अपने उसके अंदर दोबारा से एट्रोफी होती है, और ये फिजियोलॉजिक है। ठीक है, डिजीज नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसका पर्पज होता है ताकि वो वापस अपनी शेप को अटेन कर सके। ठीक है, पैथोजेनेसिस, ये डिफरेंट डिजीज कंडीशंस, पैथोजेनेसिस कहते हैं डिफरेंट डिजीज कंडीशन की वजह से सेल डिग्रेस टू अ स्मॉल सेल साइज एंड सर्वाइव। के कई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर सेल अपना साइज इसलिए कम कर देता है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए और वो सर्वाइव कर सके। डिक्रीज ऑर्गेनेली प्रोटीन कंटेंट एंड फंक्शन, इनएडिक्वेट सेलुलर न्यूट्रिशन,
ओवरऑल किसी भी वजह से अगर सेल की जो ऑर्गेनेली है या उसके प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर कमी आ जाए, सेलुलर न्यूट्रिशन अगर उसको प्रॉपर नहीं मिल रही, तब भी पैथोजेनिक कंडीशन होती है। एट्रोफी का कॉज है डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ प्रोटीन एंड ऑटोफेगोसाइटिस, या अपने आप को सेल खाना शुरू कर दे। तो दीज आर पैथोजेनेटिकल कॉजेज ऑफ एट्रोफी। जो हमने इससे पहले पढ़े दोज वर फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल होते हैं नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए या एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के हवाले से, और जो पैथोजेनेसिस जेनेटिकली होते हैं वो डिजीज कंडीशन रिलेटेड होते हैं। आगे चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस के अंदर ये है कि उसके अंदर वेट और वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा। उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कवर उसका लॉस हो जाएगा। टॉर्चरस ब्लड वेसल टू लार्ज फॉर वॉल्यूम ऑफ टिश्यू, फर्मर ब्लड वेसल ड्यू टू लॉस ऑफ फाइब्रोसिस, लॉस्ट ड्यू टू फाइब्रोसिस और कंडेंसेशन रिमेनिंग कोलेजन। बेसिकली क्या होता है कि जो ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? फाइब्रोसिस की वजह से। फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो जो फाइब्रोसिस होती है या जो कोलेजन होता है ओवरऑल स्किन के अंदर भी होता है, और जो इनर स्किन है उसके अंदर भी डेफिनेटली होगा। तो ब्लड वेसल्स की जो लेयर है उसके अंदर जो कोलेजन है उसकी अगर एक्युमुलेशन हो जाए या कंडेंसेशन हो जाए, तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो हार्ड ब्लड वेसल्स हैं इनकी वजह से जो मतलब ओवरऑल उस एक सप्लाई, उस एक स्पेसिफिक पार्ट की तरफ जो है वो सप्लाई सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती है। तो एट्रोफाइड ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो कि वीक हो चुका है, जो कि कमजोर हो चुका है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी फॉर्म हो चुकी होती हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंज के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर सेल नंबर कम हो चुका होता है। और अल्ट्रा स्ट्रक्चरली देखते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम हो गए, मायोफिलामेंट जो कि मसल फाइबर्स के अंदर मसल होते हैं वो कम हो जाएंगे, और जो ऑटोफेगिक ऑटोफेगिक वैक्यूल्स होते हैं, लिपोफिस्टिन उसमें एक एग्जांपल दी हुई है, वो ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि इन्होंने आगे सेल की मतलब वो डिमिनिशन करवानी होती है, सेल को खत्म करना होता है, उसको ईट अप करना होता है, जिसको फेगोसाइटोसिस आपने देखा है। तो एटोफेगिक, अपने आप को खत्म करना। ठीक है, वो वैक्यूल ज्यादा हो चुके होते हैं, और जो वाइटल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनका नंबर कम हो चुका होता है। इंपॉर्टेंट नेक्रोप्सी फाइंडिंग, सीरियस एट्रोफी ऑफ फैट इंडिकेट स्टारवेशन। अगर आप देखते हैं कि जो एट्रोफी ऑफ फैट आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होती है, जो कि रिक्वायर्ड फैट होती है, अगर उनके अंदर कमी आ गई तो वो ये डायरेक्टली शो करता है कि स्टारवेशन हो गई है। क्योंकि ये जो फैट है ये एनर्जी स्टोर्स होते हैं। अगर इनका लेवल भी कम हो गया या इनके सेल के अंदर भी कमी आ रही है तो वो शो करता है कि भूख चाह रही है, मेल न्यूट्रिशन, मेल एब्जॉर्प्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिज्म या नियोप्लाजिया। कोई भी इसके अंदर कंडीशन हो सकती है। स्टारवेशन के आगे मल्टीपल उसके कॉजेज हैं या उसके लिंक्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, और कॉमन इन न्यूनेट्स के अंदर ये ज्यादा कॉमन पाया जाता है। ठीक है, ऐसा चीज के अंदर समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको सारा पता है। पैरासाइटिज्म क्या होता है, नियोप्लाजिया, नए ब्लड वेसल्स वगैरह का जो है वो बनना। ग्रॉस चेंज, फैट डिपॉजिट आर कम्प्लीटली और पार्शली डिप्लीटेड। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे देखते हो तो फैट डिपॉजिट आपको नजर ही नहीं आते। और क्लियर और येलो जेलेटिनियस मटेरियल, ये उन एरिया में एट्रोपिक रीजन के अंदर आपको, जो अगर फैट रिलेटेड बात करते हो, फैट सेल्स जहाँ पे मौजूद हैं वहां पे अगर ये ट्रॉफी हो जाती है। अभी हम इससे पहले भी फैट सेल की मतलब बात कर रहे थे यहाँ पे भी, और इससे पहले जो है वो हमने बात की है ओवरऑल जर्नल एट्रोफाइड ऑर्गन्स के मतलब, ये ऑर्गन्स के मतलब था। उसके अंदर उसके माइक्रोस्कोपिक चेंज क्या आते हैं, सेल के अंदर सेल वगैरह कम हो जाता है, मेम्ब्रेन लेवल पे ये चेंजेस आ गए। अल्ट्रा स्ट्रक्चरली देखा तो जो उसकी ऑर्गेनेलिज थी उसके लेवल पे ये चेंज आ गए। ठीक है, दूसरी जब जब हमने फैट के मतलब बात करते हैं तो फैट के अंदर वो बताता है कि अगर फैट की और एट्रोफी हुई होती है तो ये कॉजेज हैं उसके, जो कि यानी कि ये इंडिकेट करता है स्टारवेशन को, ये कॉजेज हो सकते हैं उसके। और ये उसका ग्रॉस चेंजेस है कि फैट ओवरऑल जो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाता है, बॉडी से खत्म हो जाता है, और क्लियर और येलो जेलेटिनियस मटेरियल नजर आता है। हिस्टोलॉजी देखेंगे यानी कि टिश्यू लेवल पे जाके एडिपोसाइट्स डिक्रीज हो जाएंगे। एडिपोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि फैट स्टोरेज होते हैं वो कम कम हो चुके होंगे। इंटरस्टिशियल हाइलोरोनिक एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड इंक्रीज, और जो इंटरस्टिशियल इसके रीजन देखनी पड़ेगी, देख के मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको प्रॉपर पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंक्रीज हो जाते हैं और इसका फंक्शन क्या है। मुझे याद करवा देना।
इट इज मोर एविडेंट इन एपिकार्डियल एंड पेरिrenal फैट may affect any fat depot including bone marrow. एपिकार्डियल हार्ट से रिलेटेड है। पेरीरिनल यानी कि किडनी के इर्द गिर्द जो हल्की हल्की फैट होती है वो ज्यादातर वो इन इन चीजों में एविडेंट होता है, मतलब वहां से फैट खत्म हो चुका होता है और येलोइश जेलेटिनस मटेरियल नजर आ रहा होता है। और इसके अलावा किसी भी कहीं भी जहाँ पे फैट स्टोर है वहां पे ये अफेक्ट कर सकता है, स्पेशल जैसे कि बोन मैरो वहां पे भी फैट के स्टोर होते हैं, तो ये उसको भी अफेक्ट कर सकता है। एप्लासिया, फेलियर ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू टू डेवलप और टू फंक्शन नॉर्मली। अगर किसी कोई भी एक जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा या नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाया, दैट विल बी टर्म्ड एज एप्लासिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑर्गन, लिम्ब और अदर बॉडी पार्ट डज नॉट डेवलप। ठीक है, इन मोस्ट केसेस एप्लासिया इज ऑब्वियस एट बर्थ, हाउएवर सर्टेन टाइप ऑफ, देखो वो कहता है कि यूजुअली जब बर्थ हो रही होती है तभी डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत से ऑर्गन तभी बन रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे यूजुअली एप्लासिया जो ऑब्जर्व हो जाती है। लेकिन कई बार ये क्या होता है कि उस टाइम पे अपेरेंट नहीं होती, इतनी सीवियर नहीं होती, और लेटर इन लाइफ जो है ये पता लगता है कि ये कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो सही तरह ग्रो नहीं किया और डेवलप नहीं सही तरह किया और वो फंक्शन सही तरह नहीं कर। डिस्प्लाजिया होता है जिसके अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल विद इन टिश्यू और ऑर्गन। एक टिश्यू या ऑर्गन के अंदर जो सेल है उसकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना। ये इट कैन लीड टू वाइड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इन्वॉल्व इन लार्ज टिश्यू और प्री कैंसरस सेल्स। अब अगर कोई एक सेल प्रॉपर नहीं बना, ठीक है, इमेच्योर सेल बन गया, वो इमेच्योर सेल आगे डिवाइड होकर मजीद इमेच्योर सेल बनाएगा और ये एक क्लम्प बनता जाएगा जिसको कहते हैं कैंसरस। प्री कैंसरस सेल हैं अलग अलग, और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे क्लम्प बना लेंगे तो वो कैंसरस सेल्स बन जाएंगे। Developmental dysplasia is common in children and can affect many part of body including the skeleton. Developmental dysplasia से क्या मुराद है कि वही कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन या सेल सही तरह ग्रो नहीं कर रहा हो, ये कहता है बच्चों के अंदर क्या है, कॉमन होता है। मेटाप्लाजिया ग्रीक वर्ड है चेंज इन फॉर्म। अगर किसी एक सेल ऑफ वन डिफरेंशिएट टू अनदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप, कि एक सेल जो है वो अपनी टोटली टाइप चेंज करके दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल में चला जाए, रेड ब्लड सेल है चेंज होके वाइट में चला जाए, ठीक है, या बोन का सेल था चेंज होके किडनी का सेल बन गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटाप्लाजिया। अपनी डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है, मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम भी कि स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड होता है, उसको नहीं पता कि वो किस पार्ट का हिस्सा बनेगा, ठीक है, किस ऑर्गन का हिस्सा बनेगा। तो जो डिफरेंशिएटेड होता है ये अलग अलग होते हैं। तो एक डिफरेंशिएटेड सेल अगर अपनी शेप को चेंज करके दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल बन जाए, इसको कहते हैं मेटाप्लाजिया। चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ द सेल टू अनदर मे बी पार्ट ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन प्रोसेस और कॉल्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ एब्नॉर्मल स्टिमुलस। मेच्योर नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है। पोटेंशियली रिवर्सिबल चेंज है, वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप ऑफ सेम जर्म लाइन लेस डिफरेंशिएटेड। तो कहता है कि ऐसा नहीं होता कि मतलब कंप्लीट, वो जैसे मैंने एग्जांपल दी हार्ट और लिवर का, यूजुअली जर्म लाइन होती है, स्टेम सेल है, उससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल आएगा, लेस डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, वो आगे मजीद अपने मजीद डिफरेंशिएट होकर मजीद सेल देगा, जैसे रेड ब्लड सेल्स, उसकी एक टाइप आ जाएगी, उनमें फिर रेड और वाइट हो जाएंगे, वाइट के अंदर मजीद क्लासेस आ जाएंगी। तो ये कहते हैं कि ये जो एक सेल दो आपस में चेंज हो रहे हैं ना, ये इस तरह चेंज होंगे कि जो अपनी उनकी एक बेस लाइन है। ब्लड सेल जो है वो लिवर का जाके नहीं बनेगा, वो ब्लड सेल किसी और ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम इज रिप्लेस बाय लेस स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। जैसे स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है आपके स्किन के अंदर, वो रिप्लेस हो जाती है लेस स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के साथ। अब दोनों के बेसलाइन सेम है लेकिन सेल डिफरेंट है। सिगरेट स्मोकर क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ नॉर्मल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्री cause it to be replaced by focal or diffused area of stratified squamous epithelium। वो कहता है कि जो स्मोकर्स होते हैं जो या क्रॉनिक इरिटेशन जिनमें होती है, अब यूजुअली जो नॉर्मल बंदा है उसके अंदर जो एपिथेलियम लाइनिंग है दैट इज कॉलमनर सिलियम सिलिएटेड एपिथेलियम, 9th क्लास में हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम नॉर्मल बंदे के अंदर है, लेकिन जब आप बात करते हैं स्मोकर की तो उसके अंदर ये रिप्लेस हो जाते हैं सेल बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि डार्कन होते हैं उनके और स्टीरिएटेड हो जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना, हार्ड हो जाते हैं मतलब पार्ट, क्योंकि सिगरेट स्मोक की वजह से। मोर रेजिस्टेंट टू इंजरी बट लेस प्रोटेक्टिव टू लंग एज दे लैक सीलिया। अब इनके अंदर सीलिया नहीं है, पहले वाले सीलिया वाले थे, अब ये इंजरी से रेजिस्टेंट हो चुके हैं, हार्ड हो गए हैं ना, लेकिन ये लंग के लिए प्रोटेक्टिव नहीं होते, ठीक है। अब क्योंकि सीलिया नहीं है अपने आप को ये अब बाहर से कोई जो पहले वाली एपिथेलियम थी नॉर्मल एपिथेलियम सीलिएटेड वाली, उसके अंदर सीलिया थे, सीलिया कहते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को, बालों की तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो रोक लेते थे किसी भी जर्म को, किसी डस्ट पार्टिकल को रोक लेते थे लंग्स में जाने से। अब ये जो रिप्लेस हो गई है इसके अंदर सीलिया नहीं है, ये हार्ड है, ज्यादा स्ट्रांग है,
लेकिन इसके पास सीलिया नहीं है, तो ये किसी भी चीज को रोक नहीं सकता लंग्स के अंदर जाने से, जिसकी वजह से लंग्स के इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। ऑफर बट नॉट ऑलवेज एन अडॉप्टिव चेंज टू विदड्रॉ विथस्टैंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। वो कहता है कि ये यूजुअली अडॉप्टिव चेंज है। जैसे कि स्मोक अगर कोई बंदा पी रहा है तो दैट इज एन इन्वायरमेंटल एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए ये चेंज आया। ठीक है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। वन टाइप ऑफ मेसेंकाइमल टिश्यू चेंजेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल फाइब्रस टिश्यू चेंजेस टू कार्टिलेज और बोन, और ये वापस कार्टिलेज से फाइब्रस टिश्यू में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। एपिथेलियल मायोप्लाजिया टू स्क्वैमस एपिथेलियम, ये भी हमने बात की। ठीक है। सिंपल जो सीलिएटेड है वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो रही थी, ये सीलिएटेड एपिथेलियम कन्वर्ट हो रही थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। यहाँ भी उसने एग्जांपल दी हुई है, नॉर्मल क्यूबोडियल एंड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ एयरवे टू बिकम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कि जो नॉर्मल क्यूबोडियल और कॉलमनर एपिथेलियम में टाइप्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर। ए विटामिनोसिस ए है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज स्क्वेमस मेटाप्लासिया ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक। अब यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो एपिथेलियम है वो ट्रांजिशनल है। ये जो एयर ट्रैक के अंदर थी वो नॉर्मल क्यूबोडियल थी और कॉलमनर एपिथेलियम थी, और पीछे हमने देखा था सीलिएटेड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, यही एग्जांपल उसने दी हुई है। कॉलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो रही है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर। ठीक है। ए विटामिन के अंदर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्योंकि हमें पता है विटामिन ए जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी वजह से एपिथेलियल लाइनिंग सही नहीं बनेगी स्पेसिफिकली यूरिनरी ट्रैक की, और उसके अंदर क्यूबोडियल और कोलमनर एपिथेलियम जो है यूरिनरी ट्रैक की ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर मेटाप्लासिया हो जाएगा, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगी किसी और टाइप में। और जो क्यूबोडियल और कोलमनर एपिथेलियम है सलिवरी ग्लैंड के अंदर, उसकी भी शिफ्टिंग हो जाएगी किसी और टाइप के अंदर। स्टूडेंट टॉक्सिसिटी हो जाए अगर, उसकी वजह से भी स्क्वैमस मेटाप्लाजिया यूरिनरी ट्रैक एंड प्रोस्टेट, तो आपने बस ये याद रखना है कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। एपिथेलियम मेटाप्लाजिया क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से एयरवे वाला कौन सा किस में कन्वर्ट हुआ, ए विटामिन सी की वजह से कौन कौन सी चीज़ों में चेंज आया, एस्ट्रोजन की टॉक्सिसिटी से कौन से वाली जो है एपिथेलियम है जिसका या किस पार्ट की एपिथेलियम जो है उसके अंदर जो मेटाप्लाजिया हुआ। ठीक है। स्क्वैमस मेटाप्लाजिया ऑफ सेलिवरी बाइलियरी पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ल्यूमन ब्लॉक बाय स्टोन्स, अगर जो ल्यूमन है जो कि हमारी इनकी डक्ट्स होती हैं बेसिकली, सिलिवरी डक्ट है, बाइलरी डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, अगर इनके अंदर कोई स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाएं, स्टोन से मुराद है जिसमें हम पथरी कहते हैं ना जिसको, तो इनके अंदर अगर पथरी आ जाए तो डेफिनेटली इनके अंदर जो मेटाप्लाजिया होगी, इनकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर मेटाप्लाजिया हो जाएगा। ओसीएस मेटाप्लाजिया, मेटाप्लास्टिक बोन ओकेजनली लेकर इंजर्ड सॉफ्ट टिश्यू। ओसीएस कह देंगे कि अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू या कार्टिलेज है, अगर वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है तो उसके बाद वहाँ पे मेटाप्लास्टिक बोन बनती है, हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो वो जो पहले सॉफ्ट टिश्यू था वो अब हार्ड हो गया, तो डेट इज द मेटाप्लासिया। माइलॉइड मेटाप्लासिया एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस इन एडल्ट स्प्लीन एंड लिवर अकर कॉमनली आफ्टर बोन मैरो इंजरी। अगर बोन मैरो, बेसिकली बोन मैरो जो है वो दैट इज द स्ट्रॉन्ग मेजर पार्ट जहाँ से आपके न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अगर ये काम नहीं करेगा तो स्प्लीन और लीवर से भी न्यू सेल बन सकते हैं। तो वो कहते हैं कि माइलॉइड मेटाप्लासिया के एक्स्ट्रा मेड्यूलरी, मेड्यूला से एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस होता है नए सेल्स बनना, नए रेड ब्लड सेल्स बनना। तो स्प्लीन और लिवर से जब नए सेल्स बनेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट होंगे डिफरेंट ब्लड सेल्स के अंदर, डिफरेंट दूसरे टाइप्स के अंदर, स्पेसिफिकली उस कंडीशन में जहाँ पे बोन मैरो काम नहीं कर रहा। तो ये बोन मैरो ने तो न्यू बना के देने थे ना, वो मेटाप्लासिया नहीं है। लेकिन जब स्प्लीन और लिवर के अंदर से ऐसे सेल बनेंगे तो उसको आप मेटाप्लासिया कहोगे क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड होंगे। नेक्स्ट है एनाप्लासिया। एनाप्लासिया जो है वो बैकवर्ड प्लासियम इनफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो है वो डी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है। और लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ नॉर्मल सेल, एक डिफरेंशिएटेड सेल है, प्रॉपर रेड ब्लड सेल है, उसको पता है मेरा काम क्या है, मेरी स्ट्रक्चर क्या है, वो वापसी चला जाए, बैकवर्ड हो जाए। ठीक है। पुअर सेलुलर डिफरेंशिएशन लूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योर सेल एंड देयर ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड टू एंडोथेलियल सेल। तो वो क्या करता है कि इसके अंदर वो अपनी मॉर्फोलॉजिकल एक जो स्पेसिफिक पहचान है उसको वो लूज कर जाएगा, और जब वो अपनी स्पेसिफिक पहचान को लूज करेगा तो उसका मतलब वो वापस पहचान लेस हो गया, जिसको हम स्टेम सेल कह रहे थे। ठीक है। तो अब उसको नहीं पता कि वो कौन सा सेल है। ठीक है। वो स्पेसिफिक नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो सेल हैं वो उसको पहचान नहीं सकते कि ये कौन सा सेल है, ये हमारा ही पार्ट है या नहीं है। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म अल्टर्ड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अच्छा, ये उसकी मेरे ख्याल एनाप्लाजिया के अंदर उसने बताया कि सेल के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है इसके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो अल्टर हो जाएगी।
ठीक है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई वहां पे मौजूद होगा, हाई प्रोलिफरेशन इंडेक्स दैट पॉइंट टू पॉसिबल मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो एनाप्लाजिया है, ये जो जिस सेल में हो गई है, जो अनडिफरेंशिएट हो गया, अब वो इमेच्योर हो जाएगा वापस, और उसके अंदर जो डिवीजन रेट है वो डबल हो जाएगा। डबल से मतलब तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वो सेल अब कैंसर की तरफ चला जाएगा। तो एनाप्लाजिया के अंदर क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड सेल वापस कन्वर्ट हो गया डी डिफरेंशिएटेड सेल में। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया, नॉर्मल सेल से मुराद है अनडिफरेंशिएटेड सेल में ट्रांसफर हो गया। अब वो इमेच्योर हो सकता है, और अगर वो इमेच्योर होगा तो वो हाई प्रोलिफरेशन होगा, उसके अंदर डिवीजन रेट बहुत तेज होगा, जिसकी वजह से कैंसर सेल की तरफ वो जा सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। मैंने समझा दिया वो बच्चों आपको कि जो न्यूक्लियर के साइज है उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी। और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो तो मुराद है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर की एक फिक्स रेशियो है कि इतना पोर्शन ओवरऑल सेल का न्यूक्लियर है, इतना साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड से हट जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। एंड इंक्रीज कैपेसिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने बात बता दी है। लैक ऑफ डिफरेंशिएशन कंसीडर्ड द हॉलमार्क ऑफ एग्रेसिव मैलिग्नेंसी। जैसे ही वो डिफरेंशिएशन से वापस आया, अब वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसके अंदर एग्रेसिव मैलिग्नेंसी है, एग्रेसिव तौर पे जो है उसके अंदर डिवीजन होगी, जिसकी वजह से वो कैंसर की तरफ जाएगा। मार्क्ड प्लियोमॉर्फिज्म वेरिएबिलिटी, उसके अंदर इन सेल्स के अंदर वेरिएबिलिटी जो है वो मार्क्ड है। मार्क्स से मुराद है कि बहुत स्ट्रांग है, विजिबल होती है। ठीक है, वेरिएबिलिटी से मतलब है कि इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट सेल्स होंगे तो डिफरेंट ही स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, द न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रीमली हाइपरक्रोमैटिक, डार्कली स्टेन्ड एंड लार्ज। अब जो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा वो हाईली डार्क हो जाएगा, वो प्रॉपर उसका नजर आएगा। ठीक है, बाकियों के अंदर क्या होता है कि वो उसकी अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन देखते हो तो यू हैव टू फाइंड दैट आउट कि ये अच्छा ये न्यूक्लियस है, ये मतलब उसकी अपीयरेंस जो है वो मिक्सअप होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर जो न्यूक्लिया है वो सेपरेटली नजर आएगा और डार्कली स्टेन्ड होगा। द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो अप टू 1:1 इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 1:4 और 1:6। नॉर्मल रेशियो जो है वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म की है वो 1:4 है, यानी कि एक हिस्सा न्यूक्लियस लेता है और चार हिस्से साइटोप्लाज्म पे होते हैं, या एक हिस्सा न्यूक्लियस का होता है, बाकी का छह हिस्से जो सेल के हैं वो साइटोप्लाज्म पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो है वो 50-50% हो जाते हैं पूरे सेल का पार्ट, 1:1 में आ जाते हैं। एनाप्लास्टिक न्यूक्लियाई वेरिएबल एंड बाइजार इन साइज एंड शेप। डेफिनेटली वो कह रहा है कि न्यूक्लियस की अभी मैंने बात की कि वेरिएबिलिटी आ जाएगी, बड़ा होगा और डिफरेंट इन शेप होगा, साइज एंड शेप में। क्रोमेटिन कोर्स एंड क्लम्प्ड क्या मतलब है कि वो लोथड़े बन जाएंगे, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई का साइज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियोलाई कौन है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, न्यूक्लियोलाई का साइज बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली ये किसकी तरफ लेके जाएंगे, न्यूक्लियस के सेल के बढ़ने की तरफ, न्यूक्लियस के साइज की तरफ बढ़ने की तरफ जाएंगे। ठीक है, माइटोसिस आर ऑफन न्यूमरस एंड डिस्टिंक्टली एटिपिकल। माइटोसिस बहुत ज्यादा होंगी, और डिस्टिंक्टली एटिपिकल से मुराद है कि ऐसे रैंडम होती जाएंगी। सो हर सेल जो है वो अजीब ही तरह का बनेगा, नॉर्मल सेल की तरह नहीं बनेगा। एनाप्लास्टिक सेल यूजुअली फेल टू डेवलप रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन टू वन अनदर। और वही बात है कि इनके अंदर कोई स्पेसिफिक शेप स्ट्रक्चर जो है वो नहीं रह पाएगा। और रिकग्नाइजेबल पैटर्न से मुराद है कि एक जो इनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो ये अटेन नहीं कर पाएंगे। ग्रो इन शीट विद लो टोटल लॉस ऑफ कम्युनल स्ट्रक्चर सच एज ग्लैंड फॉर्मेशन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आर्किटेक्चर। अब इनके अंदर अगर किसी ग्लैंड फॉर्मेशन होनी थी या कोई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आर्किटेक्चर से मुराद है कि इनके अंदर जो इनकी जो लाइनिंग होनी थी उसका कोई पता कोई नहीं। कम्युनल स्ट्रक्चर बेसिकली यही होता है ना, किसी की स्किन होती है, किसी के अगर किसी पास ग्लैंड है तो उसने वहां से सिक्रेशन करके कम्युनिकेट करना था। और अगर किसी सेल की जो आउटर लाइनिंग है, या एपिथेलियम या एंडोथेलियम है, उसकी जो लेयर है अगर वो सही नहीं बनी हुई तो वो किसी भी सेल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, किसी भी दूसरे पार्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एनाप्लाजिया एग्जैक्ट कॉज ऑफ एनाप्लाजिया अननोन, इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। जेनेटिक भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिक भी हो सकता है। जेनेटिक होता है जो कि जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से आ जाए। इम्यूनोलॉजिक होता है जो कि इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो खराबी करे। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल आयनाइजिंग रेडिएशन, ये जितने भी हैं ये ऑटोमेटिकली जेनेटिक कॉज ही करती हैं, जीन्स के अंदर ऐसे इश्यूज कॉज करती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और डाइट और स्ट्रेस वगैरह का भी इसके अंदर रोल है। होप सो यू आर क्लियर। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में। अल्लाह हाफिज़।